हेलो फ्रेंड्स, आज आपके सामने बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर हम लोग बात करने जा रहे हैं। निश्चित रूप से ये टॉपिक है विलियम वर्ड्सवर्थ के लिरिकल बैलेट पर बनने वाले इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, खासकर हमारे बिगिनर्स स्टूडेंट्स के लिए जो अभी शुरुआत ही किए हैं टीजीटी या पीजीटी के लिए, उनके लिए बड़ा इम्पोर्टेंट है इस वर्क को। हालांकि सभी लोग जानते हैं क्योंकि ये बड़े प्रोमिनेंट वर्क है। लिरिकल बैलेट को दरअसल विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखा है और ये लिरिकल बैलेट कई सारे एडिशन या संस्करण में आई है। उसका पहला जो एडिशन है, फर्स्ट एडिशन, यानी पहला जो संस्करण है, वो 1798 में आया था। कि डेट बहुत इंपॉर्टेंट है कि लिरिकल बैलेट कब आई, 1798 में। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। लिरिकल बैलेट का फर्स्ट एडिशन 1798 में, 1798 में पहला एडिशन आया है। तो पहले एडिशन में इनका एडवर्टीजमेंट आया था। जिस तरीके से आप देखते हैं किसी बुक के प्रारंभ में प्रीफेस दिया रहता है, तो इसमें प्रीफेस न दे करके लिरिकल बैलेट के फर्स्ट एडिशन में एडवर्टीजमेंट दिया गया था। एडवर्टीजमेंट का सामान्य रूप से बात करें तो ये अपनी बात को कहने का एक तरीका होता है, अपने किसी ऑब्जेक्ट का किसी भी को एडवर्टीजमेंट करना, बताना कि हमारा हमारा जो भी ऑब्जेक्ट है अच्छा है, इसको आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं या खरीद सकते हैं। ये एडवर्टीजमेंट उसी रूप में आप समझ सकते हैं जिस तरीके से किसी विज्ञापन में आप देते हैं। कुल मिलाकर के इसकी बात हम नेक्स्ट स्लाइड में करेंगे। तो आप केवल अभी ये याद रखेंगे कि लिरिकल बैलेट के फर्स्ट एडिशन में एडवर्टीजमेंट दिया था। ठीक है। द लिरिकल बैलेट वाज फर्स्ट पब्लिश्ड इन 1798। लिरिकल बैलेट पहली बार 1798 में पब्लिश हुई। बहुत इंपॉर्टेंट डेट की है, क्योंकि देखिए लिरिकल बैलेट वाज फर्स्ट पब्लिश्ड इन 1798। डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि 1798 में लिरिकल बैलेट पब्लिश हुई थी। द ईयर 1798, याद रखिएगा, द ईयर 1790, यानी पब्लिकेशन ऑफ द लिरिकल बैलेट, यानी कि जिस डेट में 1798 में लिरिकल बैलेट पब्लिश हुई थी, उस डेट को इज नॉन द बिगिनिंग ऑफ द रोमांटिक एज और रोमांटिक मूवमेंट, यानी कि 1798 को ही रोमांटिक, इस डेट से माना जाता है कि रोमांटिक एज की शुरुआत हुई थी। ये माना जाता है 1798 से ही रोमांटिक एज या रोमांटिक मूवमेंट की शुरुआत हुई थी। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आता भी है। यानी कि रोमांटिक एज या रोमांटिक मूवमेंट की शुरुआत 1798 से मानी जाती है, जिस डेट को या जिस ईयर में लिरिकल बैलेट स्टार्ट हुई थी। इंपॉर्टेंट है। देयर वर 23 पोएम्स इन दिस बुक। इंपॉर्टेंट है, इस लिरिकल बैलेट जो बुक आई उसमें 23 पोएम्स थी। बहुत इंपॉर्टेंट है। देयर वर 23 पोएम्स इन दिस बुक। लिरिकल बैलेट्स में जो 1798 में आई उसमें 23 बुक्स हैं, बहुत सॉरी पोएम्स हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, 23 पोएम्स थी लिरिकल बैलेट का जो फर्स्ट एडिशन 1798 में आया। बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉलेज रोट 4 पोएम्स विद द वर्ड्सवर्थ। ये जो फर्स्ट एडिशन आया, ये कॉलेज, एसटी कॉलेज और विलियम वर्ड्सवर्थ का एक कोलैबोरेटेड वर्क, यानी एक सम्मिलित वर्क, दोनों ने मिलकर इसको लिखा था। उन 23 पोएम्स में से 4 पोएम्स जो थी वो कॉलेज, एसटी कॉलेज की थी। याद रखिएगा, 4 पोएम्स आपकी एसटी कॉलेज ने लिखी थी, व्हाइल वर्ड्सवर्थ रोट 19 पोएम्स। कुल मिलाकर के कह सकते हैं कि उसकी 4 पोएम जो थी वो कॉलेज ने लिखी थी लिरिकल बैलेट की, और 19 या 19 पोएम्स विलियम वर्ड्सवर्थ की लिखी हुई थी। टोटल 23 पोएम्स में से इंपॉर्टेंट है, टोटल 23 पोएम्स थी, उसमें से 4 पोएम्स आपकी एसटी कॉलेज की थी और 19 या 19 पोएम्स थी वो वर्ड्सवर्थ की लिखी। बहुत इंपॉर्टेंट है। पब्लिश्ड एट ब्रिस्टल, और लिरिकल बैलेट को ब्रिस्टल एक जगह थी इंग्लैंड में, वहां पब्लिश। बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, यानी एक एक लाइन, एक एक वर्ड इसका इंपॉर्टेंट है। इससे बाहर टीजीटी या पीजीटी भी इससे बाहर नहीं जाएगा। नेट में भी क्वेश्चन मिल सकता है 100%, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट कलेक्शन हम इसको किया है। यानी कि लिरिकल बैलेट को लिरिकल बैलेट को ब्रिस्टल एक जगह थी, वहां पर पब्लिश किया गया था। निश्चित रूप से जो पब्लिकेशन जहाँ होता है वो किसी जगह ही होता है, किसी सिटी में होता है। तो इंपॉर्टेंट है कि लिरिकल बैलेट को ब्रिस्टल में पब्लिश किया गया था। दे डिस्कस द पोएम, दे मीन्स एसटी कॉलेज एंड वर्ड्सवर्थ डिस्कस्ड द पोएम ड्यूरिंग देयर वॉक ऑन द क्वांटक हिल। क्वांटक हिल, ये क्वांटक की पहाड़ियां थी, ये घूमने वाली जगह थी।
उस दौरान जब ये दोनों लोग यानी कॉलरिज और विलियम वर्ड्सवर्थ घूम रहे थे, उस दौरान इन्होंने ये लिरिकल बैलेट पर लिखी जाने वाली जो पोएम्स थी, उस पर डिस्कस किया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इन जो पोएम्स इसमें लिखी गई, वो कहाँ पर डिस्कस की थी उन्होंने? तो क्वांटक हिल एक जगह थी, जहाँ पर उन्होंने डिस्कस किया था दोनों लोगों ने, ठीक है? लिरिकल बैलेट वर प्लान्ड विद द कॉलेज। लिरिकल बैलेट लिखने की प्लानिंग जो कॉलेज ने, देखिए, लिरिकल बैलेट वर प्लान्ड विद कॉलेज in 1797 when Wordsworth was living at Racewood। देखिए, यानी कि लिरिकल बैलेट लिखने की जो प्लानिंग की थी, लिरिकल बैलेट लिखने की जो प्लानिंग की थी, कब की थी? एक सेकंड, इसको मैं इरेज कर देता हूँ, बार बार कर रहा है। यानी कि लिरिकल बैलेट की प्लानिंग कहाँ किया गया था? यानी कि जिस समय विलियम वर्ड्सवर्थ, रेसवुड एक जगह है, कौन सी जगह है? रेसवुड जगह है, और इसी रेसवुड जगह पर विलियम वर्ड्सवर्थ अपनी बहन, अपनी सिस्टर डोरोदी के साथ, इंपॉर्टेंट, इनकी सिस्टर का बड़ी इंपॉर्टेंस है, वो भी एक लगातार इनके साथ रही। तो यानी कि जिस समय विलियम वर्ड्सवर्थ रेसवुड जगह रह रहे, रेसवुड एक जगह थी जहां पर रह रहे थे, वहां पर अकेले ही नहीं थे, उनके साथ उनकी सिस्टर डोरोदी भी रहा करती थी। वो टाइम था 1797। वहां पर ही कॉलेज ने मिलकर विलियम वर्ड्सवर्थ के साथ मिलकर के ये लिरिकल बैलेट लिखने की प्लानिंग किया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है? यानी कॉलेज के साथ मिलकर 1797 में विलियम वर्ड्सवर्थ ने उस समय इसकी प्लानिंग की, जब वो अपनी बहन डोरदी के साथ रेसवुड में रह रहे थे, ठीक है? इंपॉर्टेंट है, रेसवुड जो इंपॉर्टेंट है। अब इस पर ये किन किन प्लेसेस पर है, मैं बिल्कुल आपको इसकी एक अलग लेक्चर में अपलोड करूंगा, जिसमें थोड़ा कंफ्यूजन है आप लोगों के सामने होगा, क्योंकि मैंने जब पढ़ा बहुत सिंपल तरीके से मैंने उसको बना लिया है। तो किस प्लेसेस में कब लंदन गए, इसके बाद कब फ्रांस गए, कब वहां से वापस आए, और लास्ट में राइडल माउंट, इसका बहुत अच्छा सा पीपीटी में बनाने वाला हूँ, हमेशा अगले कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। अभी रेस्टबुड को याद रखिए, रेस्टबुड ने प्लानिंग किया था। द फर्स्ट पोएम ऑफ लिरिकल बैलेट वाज राइम ऑफ एंशियंट मैनर। अब चूंकि लिरिकल बैलेट में 23 पोइम्स थी, अब उनको जब कोई भाई बुक पब्लिश होती है, उसमें पोइम्स होती है, उसका सीरियल क्रमांक से होता है, फर्स्ट पोइम, सेकंड पोइम, जो क्रम होगा उसमें आती है, हर एक बुक में ऐसा होता है। यानी कि लिरिकल बैलेट, याद रखिए, द फर्स्ट पोइम ऑफ लिरिकल बैलेट, यानी कि 23 पोइम्स थी लिरिकल बैलेट में, तो फर्स्ट जो पोइम थी वो राइम ऑफ एंशिएंट मैरिनर थी, जिसको कॉलरिज ने लिखा था। यानी कि कुल मिला कह सकते हैं कि लिरिकल बैलेट की पहली पोइम्स जो थी वो राइम ऑफ एंशिएंट मैरिनर थी, जो कि एसटी कॉलेज की थी। while the last poem was टिंटन अवे बाय वर्ड्सवर्थ, जबकि इसकी लास्ट पोइम जो थी वो वर्ड्सवर्थ की टिंटन अवे थी। इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि लिरिकल जो 1798 का जो पब्लिक जो एडिशन आया लिरिकल बैलेट की पहली पोइम्स कौन थी? द राइम ऑफ एंशिएंट मैनर, और लास्ट पोइम कौन थी? टिंटन अवे बाय वर्ड्सवर्थ। याद रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब हम बात कर लेते हैं, चूंकि इसमें 23 पोइम्स थी, 23 पोइम्स में केवल 4 पोइम्स ही कॉलेज की थी, जो कि नीचे में लिखा हुआ है, तो इनको जान लेते हैं, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है। कॉलेज की जो 4 पोइम्स थी लिखकर बने, उसे कौन थी? फर्स्ट, यानी कि द राइम ऑफ एंशिएंट मैरिनर, कौन थी? एक तो राइम ऑफ एंशिएंट मैरिनर थी, दूसरी पोइम का नाम था द फॉरस्टर्स मदर्स टेल, थर्ड पोइम थी द नाइटेंगल, और फोर्थ पोइम थी डंजियन। ये 4 पोइम्स थी लिरिकल बैलेट के फर्स्ट एडिशन में, जो कि एसटी कॉलेज ने लिखी थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें आ सकता है कि इनमें से कौन सी पोइम है जो लिरिकल बैलेट के फर्स्ट एडिशन, इनको आप कुल मिलाकर चारों को याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट देखना पड़ेगा, इसको किसी भी तरीके से घुमा करके पूछ सकते हैं कि विलियम यानी कि एसटी कॉलेज की कौन सी पोइम थी इनके फर्स्ट एडिशन में आई थी। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरा आप इनको रट लें 4 पोइम्स को। अब हम बात करते हैं सेकेंड एडिशन पर। इनका जो सेकेंड एडिशन आया वो आया 1800, यानी 1800 में आया। डेट बहुत इंपॉर्टेंट सबकी, इनकी एडिशन की डेट भी इंपॉर्टेंट है। सेकेंड एडिशन जो संस्करण का आया, इस एडिशन में क्या था? प्रीफेस टू द लिरिकल बैलेट वाज रिटन फॉर दिस एडिशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यानी कि देखा जाए पूरा इस पर लिटरेरी थ्योरी बन जाती है कि पोएम्स को किस तरीके से लिखा जाना, उसको हम अलग के डिटेल में बताएंगे।
इसको बताया है पोएट्री द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग, डेफिनेशन जिसमें देते हैं। हम यही देखते हैं कि उसको अलग से एक अलग लेक्चर में अपलोड करूंगा। सेकेंड एडिशन इंपॉर्टेंट है, डेट्स की है 1800 है, और इसी में इनकी प्रीफेस आई थी। याद रखिए, जो एक तरह थियरी या पोएट्री है कि पोएट्री कैसी लिखी जानी चाहिए। तो अभी आप केवल ये कि यानी कि इनके क्या था क्वेश्चन है, इनके किस एडिशन में प्रीफेस आई थी। प्रीफेस एक तरीके से वो प्रोज फॉर्म में ही लिखी गई थी, भूमिका जिसको कहते हैं। यानी फर्स्ट एडिशन में एडवर्टीजमेंट था और सेकेंड में प्रीफेस आई थी। या इंपॉर्टेंट है प्रीफेस टू द लिरिकल बैलेट, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। यानी कि इनके सेकेंड एडिशन में प्रीफेस आई थी, याद रखना ये आएगा इनके किस एडिशन में प्रीफेस आई थी, यानी भूमिका, यानी उसमें बताया था उन्होंने कि किस टाइप की पोएट्री लिखी जानी, क्या तरीके उसके होने चाहिए, वो इसी एडिशन में आए थे। इंपॉर्टेंट याद रखिए, प्रीफेस किस में आई थी इनकी, सेकेंड एडिशन में आए थे। फर्स्ट एडिशन में इनका एडवर्टीजमेंट आया था। अब हम बात करते हैं थर्ड एडिशन में। ये 1802 1802 में आया। 1800 प्रीफेस वाज रिवाइज्ड एंड एनलार्ज्ड फॉर द 1802 एडिशन, यानी कि इसकी जो सेकेंड एडिशन की जो प्रीफेस थी उसको रिवाइज किया गया और बढ़ाया गया इसके लिए, इस थर्ड एडिशन के लिए, ठीक है, और उसको रिवाइज करके, तो उसको रिवाइज करके 1802 में उसको लाया गया। लेकिन एक और चीज खास बात ये थी, थर्ड एडिशन जो 1802 में आया उसमें एक चीज और ऐड कर दिया गया। क्या था, इन 1802 एडिशन वर्ड्सवर्थ एडेड एन अपेंडिक्स ऑन पोएटिक डिक्शन। इन्होंने इस पर, अपेंडिक्स मीन्स होता है कि लास्ट में जब कोई पुस्तक खत्म हो जाती है, मैं आगे क्लियर भी कर दूंगा, उसमें अतिरिक्त रूप से अगर कोई चीज बची है उसको लास्ट में जोड़ दिया जाता है। मान पूरी बुक्स लिख दिया गया, कभी की आप देखते हैं कई बुक्स में अपेंडिक्स मान अतिरिक्त, पुस्तक का अतिरिक्त भाग होता है जो बच गया लास्ट में, या उसको अलग से जोड़ना कोई चाह रहा है, तो वहां पर उन पोएटिक डिक्शन को ऐड किया था। इंपॉर्टेंट है इनके किस एडिशन में अपेंडिक्स ऑन पोएटिक डिक्शन आया। पोएटिक डिक्शन में कि किसी पोएम की का आपके वर्ड्स कैसे होना चाहिए, फ्रेज कैसे, यानी उसकी शब्दावली कैसे होनी चाहिए, इस पर ही बहुत बात किया है। इंपॉर्टेंट, इसको अलग से मैं बताऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। पोएटिक डिक्शन को बहुत मतलब साधा वो मतलब लाइटली मत लीजिएगा, इस पर बहुत कुछ देखा है, वो अलग से मैं बताऊंगा। यानी पोएटिक डिक्शन, यानी इस पर उन्होंने ऐड करिए, यही आएगा कि इसमें इनके किस एडिशन में अपेंडिक्स ऑन पोएटिक डिक्शन है। कुल मिला कहना चाहते थे वर्ड्सवर्थ, इसके माध्यम से विलियम वर्ड्सवर्थ ने बताया है कि पोइम्स की जो है, पोएट्री की जो डिक्शन, जो वर्ड्स होना चाहिए, फ्रेज होना चाहिए, यानी उसकी शब्दावली होनी चाहिए, वो कैसी होना चाहिए, वो इसके माध्यम से उन्होंने बताया। यानी कि आ सकता है कि इनकी किस एडिशन में अपेंडिक्स ऑन पोएट्री डिक्शन आया। इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद है, इसके बाद इनका फोर्थ एडिशन आया 1805 में। इस एडिशन में कोई चेंज ज्यादा नहीं किया गया है, ठीक है। इसके बाद इनका 1815 में एक एडिशन आया है। इन दिस एडिशन दिस प्रीफेस appeared एज एन अपेंडिक्स, और जो प्रीफेस थी जो इसके जो पूर्व के संस्करण में लिखी गई थी, उसको लास्ट में अपेंडिक्स के रूप में जोड़ दिया गया, ठीक है। एंड द वॉल्यूम वाज प्रोवाइडेड विद द एंटायर न्यू प्रीफेस, और जो 1815 में जो आया उसमें एक नई तरीके की, एक नई प्रीफेस उन्होंने ऐड की। इसको हालांकि मैंने नहीं पढ़ा, हालांकि आएगा, आप पढ़ना चाहे, जब टीजीटी के लिए पढ़ना बिल्कुल जरूरत नहीं से नहीं आएगा, लेकिन मैंने बता दिया क्योंकि उसको डीप तक पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको। यहाँ पर टीजीटी पीजीटी के लिए नेट के लिए जा सकते हैं, लेकिन जो नेट में भी मैं ज्यादा उम्मीद करता हूँ क्या इसमें आ सकते, इसमें लगा है टू दिस एडिशन वर्ड्सवर्थ एडेड एन एसे सप्लीमेंट्री टू द प्रीफेस। इसमें इन्होंने ये ऐड कर दिया, इंपॉर्टेंट है, एसेज सप्लीमेंट्री टू द प्रीफेस, इसको ऐड, ये इंपॉर्टेंट है। अगर आपके टीजीटी में भी नहीं आएगा फिर भी आप याद कर लें, तो इसमें एन एसे सप्लीमेंट्री टू द प्रीफेस, इसमें इन्होंने इसको ऐड किया। क्या ऐड किया कि एन एसे सप्लीमेंट्री टू द प्रीफेस को उन्होंने 1815 के एडिशन में ऐड किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो देख लीजिए। तो इस टाइप के क्वेश्चन में बन सकते हैं, और निश्चित रूप से इसको आप देखेंगे टीजीटी पीजीटी, तो गारंटी के साथ कह रहा हूँ 100% इससे बाहर जाएगा ही नहीं क्वेश्चन। और नेट में भी इससे क्वेश्चन आपके यूजीसी नेट या अब तो एनटीए नेट करा रहे, उससे भी नहीं बाहर जाएगा। लेकिन अभी थोड़ा और आगे जाने की बात करेंगे, लिटरेरी थ्योरी पर बात करेंगे और पोएटिक डिक्शन पर बात करेंगे, थोड़ी चीजों को और ऐड करेंगे नेक्स्ट वीक में। अब हम ये देख लेते हैं, हमने आपको पूर्व में बात बताया कि
इसमें 1798 जो पहला एडिशन आया था इसका, उसमें एक एडवर्टीजमेंट उन्होंने ऐड किया था। अब इस एडवर्टीजमेंट के विषय में हम बात कर लेते हैं, ये क्या था, एडवर्टीजमेंट क्या ऐड किया था, इसमें क्या दर्शाता है, इसकी हम लोग और बात कर देते हैं। क्या कहना चाह रहे थे विलियम वर्ड्सवर्थ अपने इस एडवर्टीजमेंट के माध्यम से? उन्होंने ये लिखा है, देखिए आगे हम सेकेंड पीपीटी पर हम बात करते हैं, इसमें देखो लिखा है बहुत अच्छे से, यानी कि जब इनका आपका फर्स्ट एडिशन जब आया तो उन्होंने ये ऐड किया था, आपको दिख रहा होगा। अभी मैं थोड़ा सा पीपीटी को डाउन में करता हूँ, देखिए आपको ये था, यानी कि कुल मिलाकर के कह सकते हैं ये एडवर्टीजमेंट टू द लिरिकल बैलेट 1798, ये था एडवर्टीजमेंट। अक्सर आप देखें जब कोई बुक पब्लिश होती है उसके पहले प्रीफेस यानी भूमिका दी जाती है, उसमें राइटर बताता है कि इसमें क्या मैं लिखना चाह रहा हूँ, क्या मेरा उद्देश्य बुक्स का है, वो है। तो ये जो लिरिकल बैलेट का फर्स्ट एडिशन आया था उसमें इन्होंने क्या कहा, देखिए, क्योंकि जैसा आपको पता जो नियो क्लासिकल पोएट्री थी, यानी पोप के टाइम की जो पोएट्री थी, वो एक तरीके से बहुत ही सिटी लाइफ पर बेस्ड थी। उसमें आम पब्लिक यानी साधारण लोगों की बात नहीं की थी, ग्रामीण अंचल की कोई बात नहीं की गई। तब देखिए इसमें क्या था, उसके अगेंस्ट ही इसको कह सकते, कहने है ही अगेंस्ट है। तो अब ये हम देखना चाहते हैं, ये एक्चुअल लाइन है जो आप देख रहे हैं, एडवर्टीजमेंट जो थी लिरिकल बैलेट आया था उसका, और काफी लंबा मैंने इसको स्टार्टिंग का कुछ पोर्शन लिया है। ये था इसमें, इस एडवर्टीजमेंट के माध्यम से क्या विलियम वर्ड्सवर्थ बताना चाह रहे हैं, ये देखना लिखा था इसमें। उन्होंने लिखा है, इट इज द ऑनरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पोएट्री। देखिए कहने मतलब यह काव्य की एक बहुत ही गौरवपूर्ण विशेषता है, दैट इट्स मटेरियल्स आर टू बी फाउंड इन एवरी सब्जेक्ट विच कैन इंटरेस्ट द ह्यूमन माइंड। बहुत बड़ी बात कह दी इन्होंने, कहा ये काव्य की या पोएट्री की एक बहुत ही गौरवपूर्ण विशेषता है कि इसकी सामग्री हर उस विषय में पाई जाती है जो मानव मन को अच्छी लगे या रुचि दे सकती हो, समझे। और इस चीज की एविडेंस कहां पाएंगे, ये रुचि आपको दे सकती, मानव मन की रुचि कहां पा सकते हैं, द एविडेंस ऑफ दिस फैक्ट, ये जो ऊपर की जो बात की, एविडेंस ऑफ दिस फैक्ट, हर एक विषय जो आपको अच्छा लगे उसको पोएट्री के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका एविडेंस, द एविडेंस ऑफ दिस फैक्ट इज टू बी sought not in the writings of the critics but in those of poets themselves। अब इनका कहना है इस तथ्य का प्रमाण आलोचकों के यानी क्रिटिक जो होते, क्रिटिक्स के लेखन में नहीं बल्कि स्वयं पोइट्स के लेखन में खोजा जाना चाहिए। बिल्कुल सही। अगर आप ये देखना चाहते हैं कि एक सामान यानी कि जो भाषा होती है उसको भी हम एक पोएट्री के सब्जेक्ट को इस्तेमाल करें तो उनका इसका एक तरीके से हम कहाँ पा सकते हैं, हम इसके इन चीजों का सही ढंग से हम प्रयोग या सही कहाँ पा सकते हैं, हम निश्चित रूप से क्रिटिक्स के वर्क में नहीं बल्कि हम पा सकते हैं आपके यानी कि कवियों के लेखन में हम इसका हम पा सकते हैं। दे वर रिटन, और क्या का the majority of the following poems are to be considered as experiment। उनका जो पोएम्स मैंने यहाँ कुछ मेजोरिटी ऑफ फॉलोइंग जो हमने कुछ पोएम्स यहाँ लिखी हैं वो एकमात्र हमारा एक प्रयोग, कंसीडर्ड एज एक्सपेरिमेंट। उनका ये जो हम 23 पोएम्स जो लिख रहे हैं उनको केवल एक प्रयोग माना जाना चाहिए। उन्हें अपनी बात यानी अपनी बात बता रहे हैं कि ये केवल हमारा एक प्रयोग है, हो सकता लोगों ने अच्छा लगे, लेकिन हम पहले इसको पढ़ के आप देखें। कुल मिला ये कहने का मतलब है कि आपको, क्योंकि उस टाइम को लोग अलग चीज टाइप के पोइम्स को पढ़ने के आदि थे। दे वर रिटन चीपली विद अ व्यू टू असर्टेन। उनका देवर यानी कि जो पोइम्स जो ये मुख्य रूप से लिखी गई हैं विद व्यू टू असर्टेन माने पता लगाना, हाउ फॉर द लैंग्वेज ऑफ कन्वर्सेशन इन द मिडिल एंड लोअर क्लास ऑफ सोसाइटी इज अडेप्टेड टू द पर्पज ऑफ पोएटिक प्लेजर। बहुत बड़ी बात है, इसको फिर देख लें। कहने का मतलब उन्होंने कहा कि ये जो पोएम्स उन्होंने लिखी हैं ये मुख्य रूप से ये पता लगाने की दृष्टि से लिखे गए कि समाज के मध्य, ठीक है, और निम्न वर्ग में जो आपस की बातचीत होती है कि जो भाषा होती है उसको भी एक काव्यात्मक आनंद के उद्देश्यों के लिए कितनी अनुकूल हो सकती है। निश्चित रूप से इसके लिए पता लगाना है कि उन्होंने कहा कि हम किस तरीके यानी कि जो हमने पोएम लिखी है
केवल ये पता लगाने के लिए की है कि ये जो मिडिल वर्ग की जो भाषा होती है, लोअर क्लास के समाज की जो आपस की बातचीत होती है, इसको पोइम्स के जो आपस की बातचीत को पोएटिक प्लेजर के लिए काबिल, यानी कि एक कुल मिला कह सकते हैं काव्यात्मक आनंद के लिए इनकी भाषा को कितने उचित तरीके से हम प्रयोग कर सकते हैं, या अच्छी हो सकती नहीं हो सकती, ये उद्देश्य है मुझे इस टाइप की पोइम्स को लिखने का। आगे क्या कहते हैं, रीडर्स accustomed to the gaudiness and inane phraseology of many modern writers, क्योंकि जो इसके पूर्व में नियो क्लासिकल राइटर तो लिख रहे थे, अलेक्जेंडर पोप वगैरह जैसे, एक ही एग्जाम्पल दे रहा हूँ, तो उनकी इन्होंने एक तरीके क्रिटिसाइज की, बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन है आपकी, रीडर्स accustomed टू द गॉडीनेस इनेन फ्रेजोलॉजी ऑफ द मैनी मॉडर्न राइटर, क्योंकि उस टाइम के जो आपके जो रीडर्स थे, पढ़ने वाले थे, वो किसके अभ्यस्त थे, गॉडीनेस, गॉडी मीन आडंबर पूर्ण बेस्वाद रूप अलंकृत, यानी गॉडी यानी ऐसी भाषा जो बिल्कुल ही आडंबर पूर्ण, ऐसी शब्दावली, और बिल्कुल जिसका कोई मतलब बिना मतलब कोई अलंकृत कर दिया हो, ज्यादा ही कुछ उसको अलंकृत कर दिया, जिसका कोई इंटरेस्ट ही ना हो, लिख दिया मैंने मीनिंग है। इनेन मीन्स होता है विदाउट एनी मीनिंग, सिली मीनिंग, विदाउट एनी मीनिंग, यानी कि उनका कहने मतलब है जो पूर्व राइटर उन्होंने बिल्कुल ऐसी फ्रेजियोलॉजी मीन भाई, यानी कि द वे इन विच वर्ड्स एंड फ्रेज आर अरेंज्ड स्पीच एंड राइटिंग, यानी कि किसी राइटिंग में वो शब्दावली जो होती है, वर्ड्स होते हैं, किस टाइप के अरेंज किए जाते हैं, इसका मतलब फ्रेजियोलॉजी होता है। इनका कहने मतलब है जो उस टाइम के जो मॉडर्न रीडर यानी कि रीडर्स थे उस टाइम के, वो अभ्यस्त थे किस टाइप का पढ़ने के लिए, बिल्कुल ही आडंबरपूर्ण भाषा, या बिल्कुल ही जिनका कोई मीनिंग ना हो, ऐसे वर्ग को पढ़ने के अभ्यस्त थे। तो उनको इससे बाहर निकलना पड़ेगा निश्चित रूप से, इससे कि वो हमारी पोइम्स को समझ पाए। ये आपका मतलब था इसका एडवर्टीजमेंट का। बहुत अच्छी बात को मैं बताना चाहता कि चूंकि ट्रेंड दूसरा चल रहा था, अलेक्जेंडर पोप तरीके उनका एक स्टैंडर्ड मानक था, उससे आप इधर नहीं जाते। उनको कहा कि हाई क्लास के हमारा एक शब्दावली होना चाहिए, उसका उनको ग्रामीण अंचल से कोई मतलब नहीं था। ये तो हम्बल की बात करते हैं, रस्टिक की बात करते हैं, ग्रामीण परदस की बात कर, लोअर क्लास ऑफ सोसाइटी की बात करते हैं, वो तो अपर क्लास सोसाइटी की बात करते हैं। अलेक्जेंडर पोप इन्होंने बिल्कुल कहा था मिडिल एंड लोअर क्लास ऑफ सोसाइटी, यानी ग्रामीण क्षेत्र का, जिसको हम्बल और रस्टिक हम लोग कहते हैं, बहुत बात अलग स्कूल में पढ़ाऊंगा। तो इनका मतलब था कि उनके पूर्व के जो लोग थे, आपके पोप जैसे के लोग, वो तो बहुत हाई क्लास के लोगों की जो लैंग्वेज होती है उसको इस्तेमाल करते, इसको बिल्कुल इग्नोर कर दिया था उन्होंने। तो एक तरीके से उनका इसको आप पढ़ें, विलियम वर्ड्सवर्थ ने आग्रह किया अपने एडवर्ड टीच के माध्यम से, केवल मेरी पोइम्स को आप पढ़ें, ये मेरा केवल प्रयोग है। तो निश्चित रूप से आपको समझ आ गया होगा। इसमें मैंने देखा था डिक्शन, क्योंकि ये हमारे जो डिक्शन का मतलब क्या होता है, जैसे मीनिंग लिख दिया, जो बिगनर्स होते हैं उनके लिए बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि डिक्शनरी में जाएंगे, डिक्शन के कई सारे मीनिंग होंगे, इनेन के कई सारे होंगे, गॉडीनेस के कई सारे होंगे, तो अपेंडिक्स के कई सारे होंगे। तो डिक्शन का मतलब होता है चॉइस एंड द यूज ऑफ वर्ड्स एंड फ्रेजेस इन द राइटिंग, यानी कि शब्द और शब्द समूह का लेख में, यानी लेखन या पोएट्री में सही सिलेक्शन या उनका प्रयोग। अपेंडिक्स जिसकी मैं बात कर रहा हूं, ये क्या होता है, पुस्तक आदि के अंत में अतिरिक्त जानकारी देने वाला परसिस्ट। आप देखते हैं यानी कि कुछ अतिरिक्त ऐड करना है तो उसको अपेंडिक्स रूप में ऐड कर दिया जाता है। निश्चित रूप से विश्वास करता हूँ इस वर्क को आप जो भी मैंने डिटेल पढ़ाया, बहुत चीजों को बताने का मैं प्रयास किया इसका, हालांकि इसमें बहुत कुछ अभी गुंजाइश करने की मैं अलग से करूंगा। एक तो पोएट्रिक डिक्शन पर बात करूंगा, और इसकी इनकी डेफिनेशंस ऑफ जो पोएट्री पर जो इनकी इंपॉर्टेंट लाइन्स हैं जो उन्होंने अपने थ्योरी में दी है, उसको मैं बात करूंगा। है 8-10 लाइन्स है, उस पर हम लोग निश्चित बात करें, क्योंकि उसके बिना काम नहीं हो सकता, एक आध लाइन्स आ जाए तो उसको और हम लोग अलग से एक लेक्चर बनाएंगे। तो ये सब चीजें तो निश्चित रूप से आपको याद आ गया होगा, और सब चीजों को आप रिकॉल कर पाएंगे, और अगला सीरीज में जारी करूंगा, और निश्चित रूप से आपको इस समझ में आ जाए। अगर आपको अच्छा लगे तो इसको, इस वीडियो को खासकर उन बच्चों के लिए जरूर शेयर करें जो एक फीस नहीं दे पा रहे हैं, बहुत ऐसे बच्चे हैं। और निश्चित रूप से अभी तक का ट्रेंड है हमारे नोट्स का, हालांकि अभी इसको चैनल मैंने शुरुआत किया है कि मैक्सिमम 99% क्वेश्चन इसी नोट से ही फंस जाते रहे, बाहर कोई लिटरेचर क्वेश्चन नहीं गया। तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब करें तभी आपकी नोटिफिकेशन मिलेगी। कोशिश कर रहा हूँ कि डेली एक लेक्चर में अपलोड करूँ, और निश्चित रूप से इससे कई सारे क्वेश्चन मिलने वाले, तो आप इसको शेयर करें। और कई हमारे ऐसे फ्रेंड्स इसमें जुड़े होंगे, हालांकि वो लिटरेचर उनका कोई लेना देना नहीं, कम से कम उनके मिलने वाले अगर इंग्लिश लिटरेचर टीजीटी पीजीटी या नेट जैसे एग्जामिनेशन दे रहे हो तो उनको शेयर करें और उनसे कहें सब्सक्राइब करें। और आप विश्वास करें,
100% क्वेश्चन इससे मिल ही जाते हैं, क्योंकि इसमें कुछ छोड़ता नहीं मैं। और मैं चूंकि पेपर का ट्रेंड में समझ गया हूँ, टीजीटी पीजीटी का, नेट का, उसी टाइप के क्वेश्चन इसमें ऐड करता हूँ, उसी स्टडी मटेरियल लेता हूँ। इसको पढ़ने के बाद एक और काम करें, जब भी ये सब मैं पढ़ाने, आप मेरा वीडियो देख लें, उसके बाद जो भी बुक आप पास है उसमें जब इसको देखेंगे 100% जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे वो आप कर पाएंगे। आज हम लोग अपना इस स्टडी को यही खत्म करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर पर पुनः हम आपके साथ मिलेंगे। उम्मीद करते हैं आपको ये चीजें समझ में आएगा। थैंक यू वेरी मच।